कालचक्र एपिसोड 8। एक भयानक सपना और सुबह का सच। आधी रात का सन्नाटा गढ़वाल गांव पर छाया हुआ था। बूढ़े नाथू के घर की लालटेन अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी और कमरे में केवल चांद की धुंधली रोशनी ही कुछ धुंधली आकृतियां बना रही थी। राजवीर एक रहस्यमयी पुकार के पीछे धीरे धीरे उस शापित हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम अनजाने में ही उस दिशा में खिंचे चले जा रहे थे जहां से वो धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो उसे अपने पूर्वजों के राज और गांव के दर्द भरे इतिहास से जोड़ रही थी। उसके मन में डर था, लेकिन उस डर से भी बड़ी एक अजीब सी उत्सुकता उसे खींच रही थी। हवा तेज हो गई थी और पेड़ों की सूखी पत्तियां उसके नंगे पैरों के नीचे चरमरा रही थीं, जिससे एक अजीब सी ध्वनि निकल रही थी, मानो प्रकृति भी उसे उस रास्ते पर न जाने की चेतावनी दे रही हो। धीरे धीरे कदम कदम पर बढ़ता हुआ राजवीर अंततः उस हवेली के गेट पर खड़ा हो जाता है। उसके सामने रात के अंधेरे में एक विशाल भयानक आकृति जैसी दिख रही थी हवेली, जिसकी टूटी हुई दीवारें और ढहती हुई छतें सदियों के राज और उपेक्षा की कहानी कह रही थीं। उसने देखा, हवेली का मुख्य द्वार एक बड़ा सा लोहे का गेट था। ये गेट जंग खा चुका था और उस पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। ये इतना पुराना और भारी था कि देखकर ही लग रहा था कि इसे हिलाना लगभग असंभव होगा। गेट पर एक मोटा पुराना ताला लगा हुआ था, जिस पर भी जंग की परतें चढ़ी हुई थीं। उसे देखकर लगा कि पता नहीं ये ताला आखिरी बार कब लगाया गया था। शायद सदियों पहले, जब राजघराने का आखिरी सदस्य इसे छोड़कर गया होगा, या जब किसी ने इस शैतान को अंदर बंद करने की कोशिश की होगी। ये ताला सिर्फ लोहे का नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। एक प्रतीक उस अतीत का जिसे बंद कर दिया गया था, एक प्रतीक उस रहस्य का जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। राजवीर ने गेट को छूकर देखा। उसकी सतह खुरदरी और ठंडी थी। उसे लगा जैसे गेट के पीछे से कोई ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई हो, जो उसे अंदर आने से रोक रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और तभी उसने वो आवाज़ फिर से सुनी। इस बार आवाज़ और भी स्पष्ट थी और उसमें एक अजीब सी खींच थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाज़ हवेली के अंदर से नहीं, बल्कि हवेली के पीछे से आ रही थी। वो आवाज़ उसे अंदर खींच रही थी, एक अनजाने खतरे की ओर। राजवीर ने गेट से अपनी नज़र हटाई और आवाज़ की दिशा में मुड़ा। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो अब रुक नहीं सकता था। उसके कदम अपने आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे सावधानी से हवेली के किनारे से होता हुआ पीछे की ओर बढ़ा। झाड़ियाँ उसके कपड़ों से उलझ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी, जो पुरानी इमारतों और सड़ी हुई लकड़ी की थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली के ठीक पीछे, जहां से आवाज़ आ रही थी, एक गहरा सा कुआं था। कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और उसके चारों ओर की ज़मीन धंसी हुई थी। कुएं के ऊपर कोई मुडेर नहीं थी, बस एक खुला हुआ छेद था जिससे नीचे गहरा अंधेरा दिख रहा था। और वही आवाज़ अब कुएं के अंदर से आ रही थी, मानो कोई गहराई से उसे पुकार रहा हो। आवाज़ अब और भी स्पष्ट थी, एक स्त्री की आवाज़ जो दर्द और दुख से भरी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अपील थी जिसे राजवीर अनदेखा नहीं कर पा रहा था। राजवीर धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। जैसे जैसे वो करीब आता गया, आवाज़ और भी तेज होती गई और उसमें एक अजीब सा सम्मोहन था। उसने कुएं के मुहाने पर झुककर अंदर देखने की कोशिश की। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक गहरी अंधी खाई के। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो कुएं के और करीब गया, अपना संतुलन खोता हुआ, और उसकी आंखें उस आवाज़ का स्रोत ढूंढ रही थीं। वो और झुकता गया, उसकी गर्दन पर तनाव बढ़ रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। आवाज़ अब लगभग उसके कान के पास थी। आओ राजवीर, मुझे बचाओ। राजवीर की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वह अपना संतुलन खो रहा था और उसके हाथ हवा में फैल गए थे। वह कुएं में गिरने ही वाला था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। यह हाथ भारी और ठंडा था और उसने राजवीर को झटके से पीछे खींचा। राजवीर एकदम से पीछे हटा और अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि राजवीर की रूह कांप गई। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक अमानवीय राक्षसी चीख थी जो रात के सन्नाटे को फाड़ रही थी। चीख इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उस चीख के साथ ही राजवीर को लगा जैसे वो किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। एक भयानक झटके के साथ उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया।
उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी भी उस भयानक चीख की गूंज उसके कानों में हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। कमरे में धुंधला सा अंधेरा था। लालटेन की लौ अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। अर्णव और बूढ़ा नाथू अपनी अपनी चारपाइयों पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी सांसें नियमित थीं। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट। राजवीर ने अपने आप को छुआ। उसका शरीर कांप रहा था और उसे लगा जैसे उसके कंधे पर अभी भी उस ठंडे हाथ का एहसास हो। उसने अपने आसपास देखा, वही पुराना घर, वही चारपाई, वही नाथू और अर्णव। धीरे धीरे उसे पता चला कि वो कहाँ पर है। वह नाथू के घर में सुरक्षित था। और फिर उसे ये भी पता चला कि वो सपना देख रहा था, एक भयानक, डरावना सपना। वो कुआं, वो आवाज, वो शैतानी चीख, सब कुछ एक सपना था। लेकिन ये सपना इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे वो सचमुच उस हवेली के पीछे, उस कुएं के पास खड़ा था। उसके मन में उस आवाज और चीख की गूंज अभी भी ताज़ा थी और उसका डर वास्तविक था। राजवीर ने एक गहरी राहत की सांस ली। वो पसीने में तरबतर था और उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और फिर खोला। सुबह होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन उसकी नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी या शायद एक निमंत्रण। क्या ये सपना शैतान की शक्ति का प्रमाण था या केवल उसके अवचेतन मन का डर? क्या वो आवाज़ केवल उसके दिमाग की उपज थी या वास्तव में उसे कोई बुला रहा था? राजवीर इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। उसे उस हवेली में जाना ही होगा और सच का पता लगाना होगा। सुबह का इंतज़ार उसे भारी लगने लगा। उसे लगा जैसे इस रात ने उसे एक और ही दुनिया में धकेल दिया हो, एक ऐसी दुनिया जहां शैतान और आत्माएं सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में मौजूद थीं। क्या राजवीर इस सपने के बाद भी हवेली में जाने की हिम्मत करेगा? और क्या उसे वहां वो सच्चाई मिलेगी जिसकी उसे तलाश है?